Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we have started our new chapter, that is chapter 4, chemical bonding and its structure. Okay, so the first of all, we have learned that how the chemical bonds are formed between the elements by complete transfer of the electrons or by partial sharing of the electrons. Okay, among which two types of bond were existing, it is covalent bond and the ionic bond. तो लुइस ने क्या किया था, उसने डॉट स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये एक्सप्लेन करने चाहा था कि कैसे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, कैसे वो ऑक्टेट रूल के बेसिस पे अपनी बैलेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं। तो उसके बेसिस पे उसने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बताए थे जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। बस बेसिकली हमें क्या था, हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना था आउटर मोस्ट शेल में। जैसे कि ऑक्सीजन का था तो हमने ऑक्सीजन के लिए स्टडी किया था कि इसके बाहर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर देते हैं। Similarly, another molecule of oxygen, another atom of oxygen will come and they will share their electrons. ठीक है, क्योंकि इनके ऑक्टेट रूल के अनुसार से ये नियॉन की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, नियॉन क्या है, नोबल गैस एंड स्टेबल। नियॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 8 1 2 3 4 5 से, यानी कि इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लेगा। एंड सिमिलरली दिस ऑक्सीजन विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद दिस ऑक्सीजन। तो इनका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा था। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग अपार्ट, कि अब तक हमने सिंगल बॉन्ड की स्टडी किया। हमने N2 में स्टडी किया था कि नाइट्रोजन में टोटल 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं, जस्ट सपोज कि मैं C2H6 की बात करूं, ठीक है, C2H6 में कैसे होगा कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हाइड्रोजन, 6, यानी पर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, सिमिलरली 1 हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, 1 हाइड्रोजन placed here and 1 hydrogen is placed here. ठीक है, and so this hydrogen will share 1 electron with this carbon, this hydrogen will also share, this hydrogen will also share this hydrogen, similarly this hydrogen. ठीक है, now what happens, the carbon has to must have 8 electrons in its outermost orbit. If hydrogen is sharing the electron with carbon, then carbon will also share its electron with hydrogen. So कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंडर भी रखेगा। बट यहाँ कार्बन कार्बन भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि कार्बन के पास देखो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अगर सिर्फ हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इस कार्बन के साथ भी शेयरिंग में ले आता है। ठीक है, सिमिलरली ये कार्बन भी क्या करेगा, इसके साथ ये सेटिस्फाई करेगा। तो यदि मैं इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ऐसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, सिमिलरली 3 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड। तो ये स्ट्रक्चर किसका था, C2H6 का था, यानी ये किसका था, अल्केन ग्रुप का था। ठीक है, नाउ इफ आई हैव टू मेक द स्ट्रक्चर फ्रॉम द अल्केन ग्रुप, ये अल्केन ग्रुप से कैसे बनेगा, तो जरा वो देखते हैं। C2H4, C 2 बॉन्ड हियर 1 2, C 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर 1 2, तो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, सिमिलरली एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि ये इसके साथ हाइड्रोजन शेयर कर लिया 1 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको इस कार्बन से मिल जाएंगे तो ये इसके साथ सेटिस्फाई कर लेगा। सिमिलरली ये कार्बन भी ऐसे ही सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए ये C डबल बॉन्ड C हम लोग डिनोट करते हैं, H H H H। ठीक है, H H, ठीक है, एंड ऐसे ही अगर C2H2 का करें तो वहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है एंड उसका स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड C H H रहता है। तो लुईस डॉट आप इसका खुद से एक बार ट्राई करिएगा कि कैसे बनता है। नाउ इफ आई वांट टू नो, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनल क्वेश्चन है, उसमें आपसे ये पूछा गया है कि आप CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। कार्बन
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह, ठीक है। सो ऑक्सीजन को टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर नहीं करेगा। तो ये इसके साथ चला जाएगा, इट मींस ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। बट कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसमें जनरली क्या होता है, मैंने आपको एक और टाइप का बॉन्ड बताया था जो बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरली क्या होता है? लोन पेयर से बनता है, लोन पेयर से। अब उस दिन मैंने आपको लोन पेयर की डेफिनेशन बताई थी। लोन पेयर की डेफिनेशन क्या थी? जनरली ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेरे बॉन्ड बनाने में या फिर स्ट्रक्चर्स में मेरे मतलब बॉन्ड बनाने में आपस में ना शेयर होते हैं ना बॉन्ड बनाने में कभी हेल्प करते हैं, वो सिर्फ आपके मतलब नॉन शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो इसका ऑक्सीजन के पास टोटल कितने लोन पेयर? 2। कार्बन के पास 1। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे? ये दो बॉन्ड बन गए इनके बीच में। अगर मान लीजिए कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो यानी ये दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा तो एक इसके पास और एक इसके पास भी रहेगा। इट मींस कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी कहलाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी कहलाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी तो है नहीं, और कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लिया तो भी इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे। दूसरे बात में क्या है, अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शेयर कर ले तो कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। ये शेयर कर लिया तो 7 8। ऑक्सीजन के पास 1 2, मान लीजिए इसने शेयर कर दिया, जस्ट सपोज शेयर कर लिया, तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं रह गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अब दोनों की वैलेंसी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो जनरली इनका जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कंप्लीटली शेयर कर देता है, ऐसे, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जहां पे ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है। तो जनरली लोन पेयर को हम ऐसे सिंबल के थ्रू शो करते हैं कि किसने किसको डोनेट किया। ऑक्सीजन ने कार्बन को डोनेट किया। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ऐसा बेसिक क्वेश्चन कि ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको जनरली पहले 2 डॉट वाला स्ट्रक्चर शो करना होगा, इट मींस ये वाला, जिसमें अभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आप उसकी थ्योरी स्टडी करिएगा। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करता है, कार्बन के साथ शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ another that stands about the structure of ozone, O3। O3 का स्ट्रक्चर थोड़ा हमको स्टडी करना है। तो O3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके पास टोटल आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर जनरली इन दो ऑक्सीजन की बात करूं, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये आपस में शेयर कर लिए, ठीक है। यानी इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा एंड एक दूसरे की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। कैसे? इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 1 2 3 4 7 8, ठीक है। अब जनरली क्या होगा, ये ऑक्सीजन मेरा खाली रह गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेता है, क्योंकि लोन पेयर इसका भी रहेगा और लोन पेयर इसका भी रहेगा, तो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड। तो इनका कैसा स्ट्रक्चर बनता है? इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर क्या करता है, इसके साथ शेयर करता है, तो हम इसको ऐसे डोनेट करते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? 1। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? 2। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर, ठीक है। तो ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने जो स्ट्रक्चर स्टडी किया, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसमें एक टॉपिक आ जाता है फॉर्मल चार्ज।
फॉर्मल चार्ज यानी जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जब भी एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो किस एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्योंकि जनरली पॉसिबल हो सकता है कि कई जगह वो पॉजिटिव भी हो निगेटिव भी हो, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हम ये पढ़ते हैं कि न्यूट्रल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है दोनों के बीच में और प्रॉपर्ली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, हर जगह ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी कभी इनके ऊपर चार्जेस भी क्रिएट हो जाते हैं। अब कैसे? जस्ट फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है वैलेंसी या नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी प्लस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स So class, formal charge is calculated as valency minus lone pair electrons. Lone pair electrons कितने हैं? माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मल चार्ज का साइन होता है। जस्ट सपोज कि ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकंड ऑक्सीजन है और ये थर्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो वैलेंसी हर ऑक्सीजन एक, इस ऑक्सीजन की 6 है क्योंकि आउटर मोस्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 2 3 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है ना कि लोन पेयर, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4 माइनस हाफ इंटू, सो क्लास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो हाफ इंटू 4। So 6 माइनस 4 और हाफ का ये 2 हो जाएगा -2, यानी कंप्लीट वैल्यू कितना आएगा? इसके ऊपर चार्ज 0 आएगा, यानी फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? 0। अब जैसे बात करें सेकंड ऑक्सीजन की, तो सेकंड ऑक्सीजन के पास जो फॉर्मल चार्ज, इसकी वैलेंसी 6 रहेगी माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 1 2, क्योंकि एक ही लोन पेयर है, सो 2 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसने अपना पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब नोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयर कर दिया, तो 6। तो 6 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज +1, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर +1 आएगा। नाउ थर्ड ऑक्सीजन की बात करें अगर, फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन, तो दैट विल बी वैलेंसी इसकी 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस हाफ इंटू, और इसके बॉन्ड शेयर कितने हो जाएंगे? 1 और 2, क्योंकि केवल 2 ही शेयर किया है इसके साथ, तो 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 माइनस, और ये 1 तो -1, यानी इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? -1। अगर एक चीज हम यहाँ ध्यान दें, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है, जबकि ये सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? कंप्लीटली अनबैलेंस रहता है। तो O3 जो होता है काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है इस नेचर की वजह से। सो ओजोन इज वेरी मच रिएक्टिव। तो सिमिलरली आपको ऐसे दूसरे कंपाउंड्स के भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने रहेंगे, एंड बॉन्ड पेयर में याद रखिएगा कि टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं उनके ट्वाइस आपको कैलकुलेट करना रहेगा। अनदर आई टोल्ड यू आयनिक बॉन्ड, ठीक है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी कर लिया, कोऑर्डिनेट स्टडी कर लिया, अब हमको कौन सा स्टडी करना है? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड जिसमें कैटायन एंड एनायन तो बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। कैसे? जैसे कि कोई मेटल M है, उससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया एक, तो यहां पे क्या प्रोसेस अप्लाई होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एनी गैसेस एटम, तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड ये इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल के पास जाएगा एंड वो उसको गेन करके क्या बन जाएगा? एनायन। तो यहां पे क्या प्रोसेस अप्लाई होता था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का प्रोसेस क्या था कि जब भी कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम कितनी एनर्जी रिलीज करता है जब वो कोई इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करता है, तो जनरली आयनिक बॉन्ड उन्हीं के बीच में बनता है। यह बहुत इजी तब रहता है बनाने के लिए जब किसी मेटल का या किसी भी एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लो हो एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाईली नेगेटिव हो।
तो इन दो कंपाउंड्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बहुत इजीली बनता है। तो जैसे हमारे अल्कलाई मेटल्स एंड अल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो रहती है, इसलिए वो बेसिकली आयनिक कंपाउंड से बनाते हैं। एंड हमारे जो हेलोजन्स होते हैं एंड और भी जो नॉन मेटल्स इससे पहले एग्जिस्ट करते हैं, वो बेसिकली आयनिक बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहती है हाईली नेगेटिव होती है। तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करके रखते हैं कि इनके बॉन्ड जो रहते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एंड यदि आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां NaCl का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो कैसे एक दूसरे को अरेंज करके रखते हैं। तो बेसिकली जब हमने आयनिक रेडिया स्टडी किया था तो मैंने कहा था कि कैटायन की जो साइज होती है वो अपने पेरेंट आइटम से कम होती है, लेकिन एनायन की जो साइज होती है वो अपने पेरेंट आइटम से ज्यादा होती है। तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा इसे क्यूबॉइडल शेप में, यदि आप उसको स्ट्रक्चर उसमें 8 बॉक्सेस को यूज किया है, तो यहाँ कॉर्नर पोजीशन पे क्या करते हैं उन लोग Na और Cl अपने आप को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। तो Na की जो साइज होगी वो स्मॉल होगी एंड Cl की साइज लार्ज होगी। तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करके रखते हैं NaCl। आयनिक बॉन्ड में एक पॉइंट आता है दैट इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी यानी कि जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि NaCl के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन बॉन्ड है जबकि एग्जिस्ट करता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगी या कितनी हीट हमको देनी पड़ी, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। या ओवरऑल आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे एक समय तो ये था कि चलो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी हीट दे करके इसको Na से Na+ बनाया, इसको हीट रिलीज करवा करके हमने Cl से Cl- बनवाया, यानी ओवरऑल प्रोसेस में क्या होता था कि हीट हमको देना रहता था। तो इन लोग जब स्टेबल कंपाउंड बनते हैं NaCl, तो उस समय इनको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करते हैं, इन लोग रिलीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में रूल है कि हाई एनर्जी यानी अनस्टेबल, लो एनर्जी यानी स्टेबल। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करते हैं, इनको बहुत लो एनर्जी में आते हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना आयनिक बॉन्ड वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए, जब Na को ब्रेक करवाने के लिए Na+ और प्लस Cl- में ब्रेक करवाना हो, तो उस वक्त जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, एंड भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स इसके बारे में स्टडी करना है कॉमनली। तो जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे वो है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, रेजोनेंस एंड डाइपोल मूवमेंट। तो हम ये अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए आप इतना ही स्टडी करिएगा। एंड एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है आपका, आई थिंक उसमें स्टार्टिंग में आपका 4.3 या 4.4 जो क्वेश्चन है वो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर से दिया हुआ है। तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपसे बना है कि नहीं बना है, मुझे पर्सनल नंबर पे आप लोग सेंड करेंगे। Okay class, for today only this much. Take care of you.